Hello friends, I am Jitendra Kumar Singh. How are you all friends? I think all are fine. आज हम बात करेंगे लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग में पूछे जाने वाले प्रश्न और उसके आंसर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछले लेक्चर ज़रूर देखें, वरना आपका इस चैप्टर का और इस लेक्चर का कंसेप्ट अधूरा रह सकता है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आज डेट में हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना चाहिए। अगर हम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि इससे अपने आप को शोषण होने से बचा सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपने समाज में हो रहे शोषण से भी बचा सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, आज के दौर में जिसके पास नॉलेज है, माइंड है, उसी के पास सब कुछ है। चलिए अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 घंटा का समय दिया जाता है। दोस्तों, इसको 5 इकाई में बांटा गया है। हम एक एक करके हर एक इकाई को देखेंगे। फर्स्ट इकाई में क्या दे रहा है? ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दोस्तों, इस पैसेज को क्या करना है, जो हिंदी में दिया गया है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इसको अगर हम ट्रांसलेट कराने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और ट्रांसलेट आप लोग करिए, और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और दूसरा इसमें दे रहा है ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इनटू हिंदी। दोस्तों, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको आराम से बना सकते हैं। एक कभी देखते हैं, ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इनटू हिंदी। At the commencement of the first session after the general election to the Lok Sabha and at the commencement of the first session of each year, the president shall address both house of the parliament assembled together and shall inform the causes of its summon। लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन आरंभ होता है, और ये प्रत्येक वर्ष लोकसभा और राज्यसभा में फर्स्ट सेशन आरंभ किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट यानी कि माननीय राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देते हैं, जिसमें संसद के दोनों भवन के मेंबर्स को संबोधित करते हैं। दोस्तों, इकाई 2 देखते हैं। इकाई 2 में क्या दिया हुआ है? गिव द मीनिंग ऑफ द 5 वर्ड्स इन हिंदी एंड मेक सेंटेंस। इसका है कि आपको हिंदी देना है और सेंटेंस बनाना है। तो ये क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है कि ये जो जैसे वर्ड दिया गया उसको हिंदी देना करना है और इंग्लिश में उसे एक सेंटेंस लिखना है। एडल्ट्री, एडल्ट्री मीन्स होता है अफेयर, रिलेशनशिप। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सी और ही कमिट्स एडल्ट्री। वह व्यभिचार करता या करती है। एडल्ट्री मीन्स होता है व्यभिचार करना, पर स्त्रीगमन, लड़केबाजी। सेशन, सेशन मीन्स होता है रियायत में देना, छूट देना या अर्पण करना। देयर प्रॉपर्टी वाज प्रोन टू सेशन। वो अपनी संपत्ति रियासत में देने चाहती है, वो अपनी संपत्ति रियासत में देना चाहती है। डिसीज्ड, डिसीज्ड मीन्स होता है स्वर्गीय, मृतक, स्वर्गवासी, मृत। आप इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। और इसका सेंटेंस, आई साउ ए डिसीज्ड बर्ड। मैंने एक मृत पक्षी देखा। आई साउ ए डिसीज्ड बर्ड। रेटिफिकेशन, देखिए ध्यान से, रेक्टिफिकेशन नहीं है, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मीन्स होता है पुष्टि करना, अनुसमर्थन करना। इसका सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज रेटिफाइड द डिसीजंस टेकन अर्लियर। द गवर्नमेंट हैज रेटिफाइड द डिसीजंस टेकन अर्लियर। भारत सरकार ने पूर्व में लिए गए निर्णयों का अनुसमर्थन किया है। वेस्टेड, वेस्टेड मीन्स होता है निहित या स्थित होना। पावर वाज वेस्टेड टू हिम। पावर वाज वेस्टेड टू हिम। शक्ति उसमें निहित है, शक्ति उसमें निहित थी। परजुरी मीन्स होता है झूठी गवाही। ही गेव ए परजुरी स्टेटमेंट। उसने झूठी गवाही दी। प्री इम्पशन मीन्स होता है पूर्व क्रय अधिकार, पहले खरीदने वाला। कोई भी चीज़ उसको जो पहले खरीद लेता है उसे कहते हैं प्री इम्पशन। ही ओन्स द हाउस भाया प्री इम्पशन। वह पूर्व क्रय अधिकार द्वारा घर का मालिक है, यानी कि जो हमसे पहले उसने खरीद लिया था किसी जमीन को तो वही मालिक है। इट मीन्स इसको कहना होगा तो कहेंगे वह पूर्व क्रय अधिकार द्वारा वह घर का मालिक है। स्टेटस क्यो, एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसका मतलब होता है जो अभी कंडीशन है इसी कंडीशन में होना। सेंटेंस देखते हैं। देयर इज नो डिजायर टू चेंज द करेंट स्टेटस क्यो। इट मीन्स जो अभी कंडीशन है हमारा, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमने देखा गिव द मीनिंग ऑफ द 5 वर्ड्स इन हिंदी एंड मेक सेंटेंसेस। मैंने कि उसका हिंदी करना था और सेंटेंस बनाना था, हमने देख लिया। इसमें से किसी 5 को करना है, लेकिन हमने 8 किया। हम सब देख रहे हैं इसलिए हमने 8 किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड मेक सेंटेंसेस। इसको जब हमें सलेक्शन करना है, इसको हिंदी में दिया हुआ है, इसको हिंदी को इंग्लिश में लिखना है और इसका सेंटेंस हिंदी में बनाना है। शुरू करते हैं। उपशमन, उम्मीद है कि आप लोग उपशमन में समझते होंगे उपशमन क्या होता है। जब उपशमन जानेंगे तब जाकर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे। उपशमन मीन्स होता है किसी चीज़ को ठीक किए बिना राहत देना। सपोज कोई पेशेंट है, उसको ठीक तो नहीं खुद कर सकते, लेकिन उसको राहत दे सकते हैं। इस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी को राहत दे रहे हैं, उसे ही उपशमन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेलिएशन, एक्सटेन्युएशन, जो आपके स्क्रीन पे है, पेलिएशन एंड एक्सटेन्युएशन। पेलिएशन कैन बी क्वाइट इफेक्टिव, पोलिएशन कैन बी क्वाइट इफेक्टिव। इसका मतलब होता है पोलिएशन जो ठीक के बिना जो राहत होता है, यानी कि पोलिएशन काफी प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट, सह अपराधी, एकॉम्प्लिश, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, ही इज हर एकॉम्प्लिश, वह उसके साथी है या वह उसके सह अपराधी है। सह अपराधी का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट? इसका मतलब ये होता है जो अपराध करता है उसके साथ जो साथ देता है उसे कहते हैं सह अपराध, सह अपराधी। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, द जज इंडिकेटेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज क्लियरली ऑन हर। जज इंडिकेट कर दिए हैं कि क्या कर दिए हैं इंडिकेट कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके पास है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्सेप्ट होता क्या है? सपोज आप लोग लॉ के स्टूडेंट होंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ सकता है। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, कोई एक क्रिमिनल केस से समझते हैं। राम ने श्याम को मारा, राम ने इसको लेकर याचिका लेकर अपना इस पर केस फाइल करता है कि राम ने क्या किया, श्याम को मारा। किसने किया? तो श्याम पिटाया है, तो राम ने श्याम को मारा, तो श्याम पिटाया तो श्याम ही ले जाएगा। जब श्याम ले जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा श्याम के पास होगा कि उसको प्रूफ करे कि राम ने ही आपको मारा है। इसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित हित, कंटिनेंट इंटरेस्ट। कंटिनेंट इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट विच इज अनसर्टेन। दोस्तों आप लोग को सम्मिश्रित हित समझने के लिए अच्छा से एक एग्जांपल से बताता हूँ। सम्मिश्रित हित होता क्या है, पहले तो आप हिंदी समझिए होता क्या है जो कंटिजेंट इंटरेस्ट बोला जा रहा है। सेक्शन 21 ऑफ टीपीए, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है। दो तरह का इंटरेस्ट होता है, फर्स्ट वेस्टेड इंटरेस्ट एंड सेकंड कंटिजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है 19 सेक्शन ऑफ 19 और 20 सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। और जो कंटिजेंट इंटरेस्ट है जो 21 में मेंशन किया गया है, ये हो जो अनसर्टेन हो। तो कंटिजेंट इंटरेस्ट आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। तो इसका सेंटेंस हम देखते हैं क्या है। ए कंटिजेंट इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट विच इज अनसर्टेन, जो अनिश्चित हो, जो निश्चित नहीं हो कि ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। इस सब चीज़ को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। मेरा इरादा यह है कि हम तो उसको ट्रांसलेट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ मैं इससे रिलेटेड में बताते जाऊं ताकि आप लोगों को आगे जाकर फायदा मिले। मृत्युकालीन कथन, ये मृत्युकालीन कथन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन। अगर आसान भाषा में समझें तो जो अंतिम समय, जो मरने का जो समय आता है उसके जस्ट बिफोर अगर कोई मौखिक रूप से या लिखित रूप से या अर्धलिखित रूप से, इशारों से या आधा मौखिक से, कैसे भी करके अगर जो भी इंडिकेट या लिखता है, कहता है, उसे ही हम लोग कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स ए स्टेटमेंट रिटन और वर्ड्स सेड बिफोर डेथ। मरने से पहले जो बोला जाता है उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। बेदखल, बेदखल मीन्स क्या होता है? बेदखल मीन्स किसी को निकाल देना, किसी को अपने जगह से भगा देना, इसी को बेदखल कहते हैं। तो इसका इंग्लिश देखते हैं, इजेक्टमेंट या इविक्शन। द पायलट इजेक्टेड व्हेन his plane caught fire. The pilot ejected when his plane caught fire. पायलट इजेक्ट हो गया कब? जब उसके प्लेन में आग लगा। जैसे आग लगा तो उसने इजेक्ट कर दिया। अंतर अभिवाची, इंट्रोस्पेक्टिव, रामू लाइक्ड हिम बिकॉज ही वाज नॉट इंट्रोस्पेक्टिव। रामू ने उसे पसंद किया क्योंकि वह आत्मविश्लेषी नहीं है, क्योंकि वो अंतर अभिवाची नहीं है। अंतर अभिवाची में होता है कि अपना बात रखना, अपने बात रखते रहना। आपराधिक दुर्विनियोग, मिस एप्रोप्रिएशन, ही वॉज चार्ज्ड विथ फर्जरी एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ यूनियन फंड्स। वह यूनियन संघ के फर्जरी और मिस एप्रोप्रिएशन का उस पर चार्ज लगा हुआ है। जो इंडिविजुअल है उसने क्या किया है? यूनियन फंड्स का फर्जरी का काम किया है और मिस एप्रोप्रिएशन का उसका चार्ज लगा है। दोस्तों वीडियो इससे ज़्यादा मैं बनाऊंगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर ड्रॉप करता हूं। लेकिन आप लोग क्वेश्चन और देख लीजिए और आने वाला सेशन में मैं इसको कवर करूंगा। 3rd यूनिट बता रहा है राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन इंग्लिश और हिंदी। इस पर से कोई भी एक टॉपिक पे आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट,
यूनिट 4 कहता है कि सिनोनिम्स लिखना है। इसमें से 5 किसी पर सिनोनिम्स लिखना है, जो कि आप लोग करिएगा। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आने वाला वीडियो में हो सकता है तो मैं इसको कवर करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एंटोनिम्स ऑफ एनी 5 वर्ड्स। इसमें से 5 को एंटोनिम्स करना है। नेक्स्ट, राइट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग। इसमें से 5 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लिखना है। करेक्ट एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें से 5 सेंटेंस को सही करना है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसका जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि इसका वीडियो आगे बनाऊं, नहीं तो आप लोग इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, कमेंट पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट है तो उससे रिलेटेड आप लोग